हम लोग स्टडी कर लेंगे इसको। तो आइसोमेरिज्म, those compounds having same molecular formula but different structural formula due to different in arrangement of atoms. These compounds are called isomers of each other, and the phenomena is known as isomerism. There are 4 types of isomerism: chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, and last one will be metamerism. Okay, next, chain isomerism. ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर मतलब चेन या स्केलेटल डिफरेंट हो, मे बी स्ट्रेट चेन, मे बी ब्रांच चेन। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसमें कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसा आइसोमर कहलाता है चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल, पेंटेन के 3 आइसोमर्स लिखे हुए, N-pentane straight chain, isopentane सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर एक अल्काइल रेडिकल, न्यू पेंटेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर 2 अल्काइल रेडिकल। तो N आइसो न्यू, ठीक है, ये पेंटेन, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद पोजीशन आइसोमर्स। तो ऐसे तमाम आइसोमर्स जिनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H4Cl2। both have same molecular formula, that is C6H4OCl2, but different position of functional group। अगर पोजीशन डिफरेंट होंगी तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। अगर दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, पहले वाले में अल्कोहल है, दूसरे वाले के अंदर OH ग्रुप है फंक्शनल, और दूसरे वाले में ऑक्सी है, ठीक है, तो इसको डाई मिथाइल ईथर, इसको कहेंगे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H6O। तो C2H6O is the molecular formula of both alcohol and dimethyl ether, लेकिन डिफरेंट क्या है? पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप। एंड लास्ट वन इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर ना ही पोजीशन चेंज होगी, ना ही चेन चेंज होगी, ना ही फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, बल्कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता ही सेम है, आइसोमर्स का मतलब ये है। इसमें डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अटैच्ड होंगे सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ। इस तरह लिखा हुआ है फर्स्ट वाला डाई इथाइल ईथर, सेकंड लिखा हुआ है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, जबकि दोनों को अगर हम दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा? C4H10O। सेकंड में बनेगा C4H10O। C4H10O is the molecular formula of both compounds which are metamers of each other, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल की बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? आपको अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर लिखा हुआ होगा, पूछा जाएगा ये कौन सा आइसोमर है? ये चेन आइसोमर है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये मेटामर है या पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। तो इसी तरह मेटामर में 2 एग्जाम्पल्स होंगी और आपसे पूछा ये मेटामर कौन सी मेटामर है? डाई मिथाइल ईथर भी होगा, डाई इथाइल ईथर भी होगा, डाई प्रोपाइल ईथर भी होगा, मिथाइल इथाइल ईथर भी होगा। तो डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर ये एक दूसरे के मेटामर हैं। डाई इथाइल ईथर और डाई मिथाइल ईथर ये एक दूसरे के मेटामर नहीं है, ठीक है। मेटामर से पहले ये बात पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन, बहुत आसान सी बात है। When monomers combine together to form same chain of repeating units, जब भी मोनोमर कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद रिपीटिंग यूनिट्स बनाएंगे सेम मोनोमर की, दिस कंपाउंड इज नोन एज पॉलीमर and the chemistry is known as polymeric chemistry and the process is known as polymerization, ठीक है।
जब भी मोनोमर्स कंबाइन होने के बाद एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, इसकी एक लॉन्ग चेन बनाएंगे सेम रिपीटिंग यूनिट्स की, तो ये कंपाउंड कहलाएगा पॉलीमर। इसकी स्टडी कहलाएगी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, और ये प्रोसेस कहलाएगा पॉलीमराइजेशन। मोनोमर किसे कहते हैं? सिंगल यूनिट। दो टाइप की पॉलीमराइजेशन है, जल्दी से जरा देखें। एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जस्ट मेन पॉइंट क्या क्या होना चाहिए? एडिशन पॉलीमर के अंदर एलिमिनेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल नहीं होती, कंडेंसेशन में एलिमिनेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल होगी। ठीक है, एडिशन पॉलीमर के अंदर रिमूवल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल में भी वाटर में भी HCl, और इसका टेम्परेचर याद होना चाहिए। पॉलीथीन बैग्स, एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल क्या है? पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हो, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ हो, या 0.001% ऑक्सीजन लिखा हो, एक ही बात। आई रिपीट इट, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हो, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ हो, या फिर 0.001% ऑक्सीजन लिखा हो, एक ही बात है। प्लास्टिक बैग की फॉर्मेशन एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल है। एडिशन पॉलीमर के अंदर रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल या HCl नहीं हो, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर रिमूवल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल होगी। देखिए लिखा हुआ रिमूवल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसा पॉलीमर जिसके बनने के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ हमें कोई पोलर मॉलिक्यूल हासिल हो, दैट इज वाटर HCl, this polymerization comes in the category of condensation polymerization, or bakelite is the example of condensed polymer। bakelite is the example of condensed polymer। ठीक है, नेक्स्ट क्रैकिंग, बहुत ही आसान सी बात। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाई हीट, हाई टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट करके ब्रेक कर दें, इसको हम कहेंगे पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस मींस हाई हीट। When this phenomena or this process is only applied for alkane, then this is known as cracking। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट देके ब्रेक कर दें, थर्मली डिकम्पोज कर दें, तो ये कहलाएगा हमारे पास पायरोलाइसिस। जबकि पायरोलाइसिस अगर सिर्फ और सिर्फ अल्केन की करें तो ये कहलाएगा क्रैकिंग। क्रैकिंग में होता क्या है? एक लार्ज लेस वॉलेटाइल अल्केन कन्वर्ट होता है एक हाई लो वॉलेटाइल, एक हाई, हाँ चले गए, हाई वॉलेटाइल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और प्रेशर तो लाजमी होगा। एक लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? स्मॉलर मॉलिक्यूल। और अगर एक लार्ज मॉलिक्यूल कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फिनोमेना कहला रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह कौन है? अल्केन, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्रैकिंग। क्रैकिंग के दो टाइप्स हैं भाई, थर्मल क्रैकिंग और कैटालाइटिक क्रैकिंग। बहुत ही आसान सी बात। थर्मल क्रैकिंग में कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ हीट। जबकि कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर हीट भी होगी और कैटलिस्ट भी होगा। ठीक है, तो इसे पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जियोलाइट। कैटलिस्ट कौन सा होता है? जियोलाइट। और अगर आप सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ लें तो काफी इंपॉर्टेंट है वो, जब अल्केन ब्रेक होता है तो अल्काइन भी बनता है, अल्केन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है, और हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह दिखाया गया है कि आप लोग वैसे इंटर में याद करके आए होंगे। ठीक है, अदरवाइज जस्ट इतना याद होना चाहिए आप लोगों ने कैटालाइटिक क्रैकिंग क्या होती है और कैटलिस्ट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सिलिका, एल्यूमिनियम और जियोलाइट। 500 to 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। थर्मल क्रैकिंग में अगर कैटलिस्ट नहीं है तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा, कितना? 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, बहुत ही आसान सी बात। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम
जिनकी बेसिस के ऊपर उस पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हम बताएं, या उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज वो सिंगल फंक्शन को सिंगल एलिमेंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा वो अल्केन, डबल बॉन्ड है अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन, OH है अल्कोहल, ठीक है, X है हेलोजेंस, CHO है एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COO ईस्टर, CO कीटोन, O ऑक्सी। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव पार्ट जिस पर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, और दूसरा इनएक्टिव पार्ट, वो जो पेट्रोलियम से ड्राइव किया जाता है। अब देखिए क्या क्या है इसके अंदर, बहुत सारे हैं भाई, कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल सबके फंक्शनल ग्रुप गिवन है। तो जैसे इसमें ये याद होना चाहिए हमें कि किस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। COO बिलोंग्स टू ईस्टर। और एक बात याद रखनी चाहिए हमें, एक बात याद क्या होनी चाहिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। जब कुछ भी नहीं होगा तो हम सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप तस्लीम कर लेते हैं, अदरवाइज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आसान सी बात इसमें, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी को 1 डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहते हैं, और टर्शियरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। आसान सी बात, जल्दी चले भाई। देखें, ऐसा कार्बन एटम, ऐसा अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। इफ अल्फा कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन एटम, this carbon atom is called primary carbon atom, 1 degree carbon atom. If alpha carbon atom is directly attached with 2 carbon atoms, then this carbon atom is called secondary or 2 degree carbon atoms. If alpha carbon atom is attached with 3 carbon atoms, then this carbon atom is called tertiary carbon atom or 3 degree carbon atom. Okay. Next topic, petroleum. Petroleum is a word which is derived from 2 Greek words, petra and oleum. Petra means rock, oleum means oil. Rock oil, चटानी तेल, मादनी तेल, ठीक है। अब पेट्रोलियम जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक ही होते हैं सारे के सारे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, इसके अंदर तमाम फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। एक चीज होती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेट्रोलियम को उसके फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं और रेंज ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड निकालते हैं जो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी होता है, इसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपने बहुत सारे रिफाइनरियों के नाम सुने होंगे या किसी ने देखा होगा, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ठीक है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, कोशिकौर, तो ये सारी क्या है, रिफाइनरी के नाम है, ठीक है। तो ये सारी रिफाइनरी के नाम है, और बाकी ब्रांड है, ठीक है, बाकी जो है ब्रांड है, कार्लटेक्स ब्रांड है, इसकी यहाँ पर नहीं है भाई। इसी तरह टोटल, टोटल का यहाँ पर नहीं है कोई भी, टोटल पार यहाँ पर मौजूद। रिफाइनिंग जो नहीं कर रहे, जैसे ब्लेंडिंग कर रहे। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि पेट्रोलियम से उसके कंपोनेंट्स को अलग करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास दो डेफिनेशन है बहुत आसान से, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स एट देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करने का प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ मोर देन टू लिक्विड एट देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो से ज्यादा लिक्विड को उनके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करने का प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और सिर्फ दो लिक्विड अगर होंगे तो ये कहलाएगा डिस्टिलेशन, ठीक है भाई। ये भाई लास्ट टॉपिक है, बस कुछ डेफिनेशन से खत्म।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है भाई, बहुत आसान सी बात है, मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है किस टाइप का, इस टाइप का, इसमें पेट्रोलियम डाल देंगे ऊपर से, क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होता है, नीचे आते आते टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा, नेचुरल गैस, मीथेन, सुई गैस, एक ही बात है, नेचुरल गैस। उसके बाद डिफरेंट गैसेस निकलेंगी, फिर क्या निकल के आएगा, फिर निकलेगा जेट फ्यूल ऑयल, फिर निकलेगा पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, गैसोलीन। पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है, गैसोलीन। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ C6 एंड C7 हेक्सेन हेप्टेन, याद रखिएगा। गैसोलीन क्या है, पेट्रोल है, गैसोलीन इज पेट्रोल, और पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, C6 एंड C7। लिक्विड के बाद आ जाते हैं डीजल की तरफ, उसके बाद निकल के आता है वैक्स वगैरह निकलती है, और आखिर में क्या निकल के आता है, ब्लैक कलर का रेजिड्यू मटेरियल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल तार, या सिंपल वर्ड में एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट ट्रेड नेम है, एस्फॉल्ट। कोल तार भी कहते हैं और डामर कहते हैं, जो रोड कारपेटिंग के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो इसके बाद ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, ये बड़ी बात है, याद हो जाए, वैसे तो खास पूछा नहीं जाता, 2-3 बार C5 और C7 का पूछ लिया गया था। C5 था पेट्रोलियम ईथर, C6-C7 क्या था, लिग्रोइन, ठीक है, और C5-C10 क्या होता है, गैसोलीन, दैट इज पेट्रोल। 5 से लेके 10 कार्बन आइटम तक कौन होता है, गैसोलीन होता है, उससे कम में पेट्रोलियम ईथर होता है, और उससे पहले क्या होता है, नेचुरल गैस, ठीक है। 20 या उससे हायर चले जाए, 20 या 20 से अगर हायर चले जाए तो क्या होते हैं, एस्फॉल, कोल तार या वैक्सेस, ठीक है। अब देखो जरा इसमें डेफिनेशन है, गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन विच इज नोन एज पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। गैसोलीन जो होता है मिक्सचर होता है एन हेक्सेन का, एन हेप्टेन का, और ये फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस में हासिल होता है, ठीक है, अपर पोर्शन में टावर। ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं, जिस तरह कभी आप लोगों ने देखा हो हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है, हाई ऑक्टेन फ्यूल हाई क्वालिटी का होता है, जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा फ्यूल की क्वालिटी ज्यादा होगी, फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होगा। ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं, वो स्टैंडर्ड नंबर जो कि किसी भी फ्यूल की, गैसोलीन की, पेट्रोल की, कैरोसिन ऑयल की नॉकिंग एबिलिटी को बताता है। जितना ज्यादा नॉकिंग एबिलिटी क्या होता है, शार्पनेस को बढ़ाता है। नॉकिंग एबिलिटी क्या होती है, नॉक किसे कहते हैं, नॉक, टक टक टक, नॉकिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है जब इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर फ्यूल जलता है। जिस तरह चिंची वगैरह चलता है बड़ा बड़ा आवाज आती है, लेकिन जब नॉर्मल हैवी बैग्स वगैरह चलती है जिंग करके आवाज आती है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें हाई क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल किया गया है और नॉकिंग एबिलिटी बहुत शार्प होगी। गैसोलीन जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा, गैसोलीन हाई क्वालिटी का। क्वालिटी इंप्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो रिफॉर्मिंग करवा दी जाए, उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं, या तो इसमें एडिशन कर दी जाए केमिकल की। टेट्रा इथाइल लेड इज कॉल्ड एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्रा इथाइल एड, टेट्रा इथाइल लेड, टेल, टेल को कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। नेक्स्ट, नॉकिंग किसे कहते हैं, knocking is a sharp metallic sound produced in the internal combustion engine। knocking किस वजह से होती है, लो ऑक्टेन नंबर की वजह से। जितना ऑक्टेन नंबर लो होगा नॉकिंग ज्यादा होगी, क्वालिटी कम होगी। जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा नॉकिंग कम होगी, हाई क्वालिटी का फ्यूल होगा। लास्ट, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, conversion of straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon is called reforming। एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को अगर हम एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफॉर्मिंग, ठीक है। रिफॉर्मिंग में याद रखिएगा हाई ऑक्टेन कौन सा होगा, जो ब्रांच होगा, लो ऑक्टेन कौन सा है, जो कि स्ट्रेट होगा, ठीक है। रिफॉर्मिंग के जरिए ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव किया जाता है।
क्लियर? तो अगर यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का तो मैं वीडियो अगर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग यकीनन मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें, वीडियो में कमेंट कर दें, और बाकी अभी हम बाकी डिस्कस कर लेते हैं और